वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें कि हम लोग आज करेंगे। सो लेट मी जस्ट टेल यू whoever has joined right now। सो मुझे बता देना मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। सो तनुजा, सविता, हरलीन, शिव, सुमिता, सुल्ताना, शिव कन्या, ठीक है, और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, शिप्रा, ठीक है। हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि और ही बच्चे ज्वाइन कर लें। मुझे बता दें बच्चों, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके। बच्चों, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर चल रहा है? ठीक है, थोड़ा कमेंट करके बता दें। ठीक है, गुड। ठीक है, सो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से गेट में क्वेश्चन आते हैं। काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में गेट एग्जाम में आ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। और प्रोजेक्टाइल मोशन से और किस एग्जाम्स में आए हैं बता देता हूँ। टीफर में आ चुके हैं, और ठीक है, कुछ क्वेश्चंस टीफर में भी आए हैं। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल अगर हम हिस्ट्री देखें तो टीफर और गेट में आ गए हैं। तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि नेट में भी आएगा, क्योंकि जो चीज नेट में नहीं आती है और जो चीज टीफर और गेट में आ गई होती है, ठीक है, वो टॉपिक बहुत ही पॉसिबल टॉपिक हो जाता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली में क्योंकि आप एमएससी लेवल पर टॉपिक 11th क्लास का है और आप हो एमएससी के स्टूडेंट, तो ये लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक को कनेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को एक्शन के साथ कनेक्ट कर देंगे, किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन तो शायद ही पूछा जाएगा, उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, किसी और चीज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मुझे लगता है काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और बच्चे अभी ज्वाइन कर लेंगे इन बिटवीन। ठीक है, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस पर बात कर लेते हैं कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, वो क्या है। आप लोगों को मेरी बुक में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बुक का जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। सो हियर इज द बुक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया चित्र वगैरह मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी इनसाइड द बुक। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन किया है बुक के अंदर, नोट्स वगैरह बनाए हैं आपके लिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, बेसिकली बुक की थोड़ा स्टडी करनी है। ठीक है, तो मैं वापस से चलता हूँ अपने पीडीएफ पर। मैं तो फिलहाल जो भी पढ़ाऊंगा लिख कर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है। लाइव क्लास में मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रहता है, एडिशनल स्टडी के लिए रहता है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। बच्चों एकदम सिंपल वे में अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सर इस बुक का पीडीएफ इनफ है फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन टू। देखिए मेरे जो बुक लिखी हुई है धीरज, ठीक है, ये बुक सीएसआईआर के लिए लिखी गई है, आपके लिए गेट के लिए लिखी गई है, सीएसआईआर के लिए लिखी गई है, सीएसआईआर गेट। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बुक तो कभी भी सफिशिएंट नहीं होती है किसी भी चीज के लिए। बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत हेल्पफुल बुक कौन सी है। पूरा नॉलेज कभी भी एक बुक से नहीं मिल सकता है, वो मेरी बुक हो या वो इस दुनिया में किसी भी राइटर की बुक हो। ठीक है, पूरा नॉलेज एक बुक से कभी नहीं मिलता है, बुक्स रिफर करनी पड़ती हैं। हाँ, बट आप मेरी बुक से पढ़ते हैं तो आपको काफी नॉलेज होगा, नेट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बाकी किसी बुक में नेट के क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट की है और जिस तरह से मैंने थ्योरी प्रेजेंट की है, वो पूरी नेट के हिसाब से, नेट और गेट के हिसाब से, तो ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपको नॉलेज बढ़ाना है तो आप
अलग अलग बुक से पढ़ो, ठीक है, थ्योरी पढ़ो, डेरिवेशन पढ़ो, उससे नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। मेरी बुक नेट के लिए लिखी गई है ताकि आप नेट एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकें, ठीक है, उससे इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू माय पॉइंट, ठीक है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अगर आपने बचपन में, ठीक है, क्रिकेट खेला होगा तो आपने देखा होगा कि आपका अगर कोई दोस्त है, अगर कोई बॉल फेंकता है तो वो बॉल ऐसे ऊपर जाती है और आगे जाकर गिर जाती है, देखा होगा ऐसा। और ये गेम खेलने में अपन लोगों को बहुत मजा भी आता था बचपन में, है ना। ये गेम खेलने में उन लोगों को बहुत मजा भी आता था। हम यहाँ से फेंकते थे, वो कैच करता था, ये फेंकता था, हम कैच करते थे, और अलग अलग तरीके से अपन लोग फेंकते थे, कभी ऐसा फेंक देते थे, ठीक है, कभी ऐसा फेंकते थे, है ना, कभी सीधा फेंकते थे। तो हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं बचपन में बॉल को फेंकने के, ठीक है। इसके बाद और भी है, जैसे कि हम छत में खड़े होकर भी तो बॉल फेंक सकते हैं, ठीक है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। हम चाहें तो छत की तरफ भी फेंक सकते हैं, दीवार की तरफ भी बॉल को फेंक सकते हैं और बॉल टकरा के हो सकता है कहीं और गिरे, दैट इज ऑल्सो द प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई इंक्लाइन प्लेन पर खड़े हो, सीढ़ी पर खड़े हो और वहां से फेंके नीचे की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि हम सीढ़ी में ऊपर की तरफ फेंक दे। ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी मोशन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, ठीक है। और आज हम इसी की स्टडी करेंगे। आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो इस टाइप का हो या वो इस टाइप का हो या वो इस टाइप का हो, हर प्रकार के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक बेसिक चीज पढ़नी पड़ेगी और वो होती है सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना। जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल चीज के लिए सॉल्व करेंगे, बाकी बाद में हम उसे जनरलाइज कर देंगे अपने रिजल्ट्स को, मतलब बाकी सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है वो कर देंगे। बट सबसे पहले हमें एक बार तो पढ़ना पड़ेगा कि सबसे फंडामेंटल चीज क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये हमारा सरफेस है, हमने जो ग्रीन कलर की लाइन प्लॉट कर दी है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ से जहां से फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से फेंकते हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब हम इसे फेंकते हैं तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से जाता है और फिर ये नीचे की तरफ आता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम वेलोसिटी देते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसे कि आप यू एक्स कहेंगे, और एक इसका होता है वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं यू वाई। यहाँ पर यहाँ से अगर आप एक टेंजेंट इसी पॉइंट से ड्रॉ कर दें ऐसे, तो यहाँ जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ओके। ये जो प्रोजेक्टाइल है अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है जहां तक वो जा सकता है उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, मैक्सिमम हाइट। ये हॉरिजॉन्टली कितने दूर जाकर गिरेगा इसे कहते हैं, वेलकम अनिकेत, ठीक है, सभी बच्चे जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। ये कितने दूर जाकर गिरेगा, ठीक है, इसे कहते हैं रेंज। इसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो आप समझ ही चुके हैं, और इसको जितना टाइम लगता है यहां से यहां तक जाने में, इस पूरे टाइम को कहते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए। देखो अर्थ में क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, नीचे अर्थ है हमारी, और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है। हमारा जो जी है वो हमेशा नीचे की ही तरफ लगता है, जी इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, है ना, जी इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका ध्यान रखना है,
कि जी जो है हमारा हमेशा यहाँ पर नेगेटिव रहता है, वो हमेशा नीचे की ही तरफ ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, अब यहाँ पर जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स भी नीचे की ही तरफ लग रहा है ऑल द टाइम। जब जी नीचे की तरफ लगेगा तो फोर्स भी नीचे की ही तरफ लगेगा। अब अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है, mg फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, और इस तरफ हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आया आपको? इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। डिड यू गॉट इट? हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लगता है, बाकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना कोई फोर्स है और ना ही कोई एक्सेलरेशन है। इसी कारण से यू एक्स प्लस, ठीक है, ए एक्स टी मतलब वी एक्स इक्व टू हो जाएगा यू एक्स, मतलब ये रहता है कांस्टेंट। ये चीज हमेशा रहती है कांस्टेंट। ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं। प्लीज नोट, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे से ध्यान रखना इस चीज का कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है यू एक्स इक्व टू यू कॉस थीटा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो होती है यू एक्स इक्व टू यू कॉस थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पर यू वाई जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां से टर्न ले रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यू वाई जीरो होता है और यू एक्स इतना होता है। यू एक्स थ्रू आउट द मोशन इतना ही रहता है, कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, जो नोट कर लीजिए और मुझे जल्दी बताइए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, लेट मी नो फास्ट दैट आफ्टर दैट। ठीक है, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, तीन फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होता है। एनी प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी सॉल्व्ड बाय फॉलोइंग थ्री फॉर्मूलेस। एनी प्रॉब्लम ऑफ projectile motion can be solved by following thing. Can be, good evening Samriti, can be solved by, एक सेकेंड, वन सेकेंड, बता रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ समृति, कोशिश करना थोड़ा सा टाइम पर आने की। ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी सॉल्व बाय, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, इन इक्वेशन से ही सॉल्व होता है। बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं बनेगा। वेलकम सूरज। बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला है अपने पास, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है। सपोज दैट वी हैव ए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ दिस काइंड। तो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं यहाँ लिखूं तो मुझे एक्स के लिए सबसे पहले लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो एक्स के लिए ये होगा हमारा, ठीक है। सो अगर मैं एक्स के लिए लिखूंगा तो यू एक्स इक्व टू, देखो ए एक्स हमारा 0 है और हमारा ए वाई जो है वो है -g। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यू यू एक्स, और ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एस एक्स की बात करूं तो एस एक्स हमारा एक्स है, ये हमारा हो जाएगा यू एक्स टी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर इक्व टू, ठीक है। और दरअसल जो लास्ट वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो ना बच्चों, ये इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंपोनेंट लिखना सही नहीं होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप भी बात समझ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड का यूज किया गया है, मगर आप चाहें तो इसको फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मतलब वी स्क्वायर का मतलब जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वो हो जाएगा, अगर हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ बोलूँ तो ये बेसिकली वी डॉट डॉट वी डॉट हो जाएगा। ठीक है,
तो व्हाट आई शुड से इन दिस केस, ठीक है, वेट बताता हूँ मैं आपको अपन क्या कर सकते हैं। लास्ट वाले फॉर्मूले का, सर गुड इवनिंग, या जयश्री गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट फॉर्मूले का क्या किया जाए, ठीक है, लास्ट फॉर्मूले को भी हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, एक्चुअली में लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट, ठीक है, तो मैं इसका लिख लेता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मुझे x के लिए जो फॉर्मुलेज मिले हैं वो ये मिले हैं। अगर मैं y के लिए यही फॉर्मुलेज लिखूंगा y डायरेक्शन में, तो यही फॉर्मुलेज हमारे हो जाएंगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है, और एस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा y, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यू वाई टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर माइनस टू जी वाई। देखिए बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशंस मैंने नीचे लिखे हैं वो मैंने खास तौर से किसके लिए लिखे हैं, इसके लिए लिखे हैं। अगर हमारा मोशन कुछ अलग टाइप से हो रहा है, मान लीजिए हमारा मोशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन मान लीजिए इस टाइप का है, तो आपको थोड़ा सा अलग तरह से लेना पड़ेगा। ऐसे में हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे में हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, आप देख सकते हो, मतलब हम इस डायरेक्शन को x ले लेते हैं और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन कहीं सेट कर देते हैं। तो उस केस में ये फॉर्मुलेस थोड़ा बदल जाते हैं, है ना, मगर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब वो जो चीज है ना, आप क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हमको मान लो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि हम किसी टॉवर से किसी चीज को फेंक रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग यही फॉर्मुलेज यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि ऐसे समझ में चीजें ज्यादा नहीं आएंगी जब तक कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हम इस टाइप से फॉर्मुलेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है और हमारा इस डायरेक्शन में जो ए एक्स है वो 0 है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। अभी फिलहाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए, आप लोगों को सबसे पहले बेसिक चीज समझनी है, उसके बाद ही बाकी चीजें पर एंटर करना है, ठीक है। लिख लो इसे बच्चों, यहां पर जितना लिखा है इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं और मुझे जल्दी बता देना, ठीक है, जैसे ही आप नोट कर लेते हो मुझे बता देना। वंस यू हैव रिटन लेट मी नो, ठीक है। सर डायरेक्शन के फॉर्मूला कैसे आया, कंपोनेंट, कंपोनेंट, इट्स इजी। इसमें आप पूरे y x कंपोनेंट यूज कर रहे हो, इसमें पूरा y कंपोनेंट यूज कर रहे हो। जहां पर v है वहां vx, जहां पर u है वहां ux, जहां पर a है वहां ax 0 था इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, ये आपने अच्छा पॉइंट पकड़ लिया सूरज, ठीक है, वेरी गुड। नोट कर लीजिए बच्चों सभी लोग, ठीक है। प्रिया कुछ नहीं है, बस x कंपोनेंट के इक्वेशन ये हो जाएंगे और y कंपोनेंट के इक्वेशन ये हो जाएंगे, ठीक है। ये तो फंड बेसिक चीज है, जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। नोटेड, ठीक है। चलो अब देखो आगे का सिस्टम क्या है, देखो हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो कि ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो मैं इस डायग्राम को अभी फिलहाल में मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती है। तो देखो सबसे पहले आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फिर हमारा आता है रेंज, और फिर हमारा आता है हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल हाइट। हम इन सभी के जो फॉर्मुलेज हैं आपको सबसे पहले लिख कर बताएंगे और आपको इन सभी फॉर्मुलेज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं विदाउट एनी डेरिवेशन लिख कर बता रहा हूँ, आप इन्हें याद करेंगे, कर लेना है, ठीक है। तो ये होता है यू वाई
2u/g। रटना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन तो मैं बता दूंगा कैसे करोगे, बट रटना तो पड़ेगा ही। 2u/g है ना। तो ये था हमारा u/, सॉरी ये था हमारा u, इसका एक कंपोनेंट हो गया ux और दूसरा कंपोनेंट हो गया uy। इसमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है g, ay इक्वल्स टू -g है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे रेंज निकालनी हो तो मैं रेंज कैसे निकालूंगा? सीधी सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना भी है, अगर मैं उसका मल्टीप्लाई वेलोसिटी से कर दूं तो मुझे रेंज मिल जाएगा। मतलब अगर मैं ux का मल्टीप्लाई t से कर दूं तो मुझे रेंज मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2ux uy/g, है ना। सो इट इज वेरी इजी। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल हाइट चाहिए तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल हाइट याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी से थोड़ा सा निकाल सकते हो। देखो, ये जो 2 है वो इसकी पावर में चला जाता है, और यही 2 नीचे भी आ जाता है। आया समझ में? तो मैं यहां पर कर देता हूं ऐसे, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, इन्हें लिख लें और इनको रट लें, ठीक है। इनके मैं डेरिवेशन समझा देता हूं कैसे आते हैं, हालांकि रटना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। इनको अगर आप वैल्यूज पुट कर देते हो तो ये आपका हो जाएगा 2u sin θ/g। अगर आप यहाँ ux और uy की वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये एक और फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। आपका uy है u sin θ, और आपका ux है u cos θ। तो ux तो 2ux uy इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin θ cos θ, और ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 θ। तो आप इसे लिख सकते हो u स्क्वायर sin 2 θ/g, और ये है आपका u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g। देखो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ये वाले फॉर्मूले याद रखता हूं, ठीक है, मगर ये फॉर्मूलेज भी रटे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं रटे होंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, अगर फॉर्मूलेज नहीं रटे हैं क्वेश्चन नहीं होगा। और ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आपको निकाल कर बताएंगे कि कैसे आता है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्टिकल हाइट, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द वर्टिकल हाइट। तो चलो सबसे पहले एच निकाल के देखते हैं कि एच कैसे आता है, ठीक है। डेरिवेशन एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए, ताकि न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो तो बन जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इसे कहते हैं अपन मैक्सिमम हाइट। इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं इसे y डायरेक्शन में लिखूं तो y डायरेक्शन में क्या होगा, क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड देख लीजिए, सही लिखा है सूरज? अच्छा अच्छा, गॉट गॉट, ठीक है, ओके, अब ठीक है, फाइन। sin 2 θ है वो, ठीक है, ओके, ठीक है सूरज, गुड, वेरी गुड पॉइंट। बच्चों जब भी आप नोट करते हो तो अगर कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है तो मुझे जरूर बता दिया करो सब लोग, ठीक है, जैसे सूरज ने बताया। एक्चुअली मैं इसीलिए बच्चों से बोल देता हूँ कि नोट कर लो, क्योंकि नोट करने से ही एक्चुअली में आप लोगों को जब कुछ गलतियां होती हैं तो पकड़ लेते हो आप लोग, ठीक है। नहीं तो आप भी पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, और मैं भी पढ़ाता जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा। नोट करके ही पढ़ना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो जो लोग पेन कॉपी नहीं रखते हैं वो भी रखो अब, ठीक है, ठीक है। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा जो y होता है वो h के बराबर हो जाता है, ठीक है। हमारी जो vy होती है वर्टिकल स्पीड वो 0 हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आता है, ठीक है। तो इनका यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -2g y। आ गया बच्चों? देखो, दैट इज इक्वल टू h। समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? था ना इजी, कहीं से डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है।
अब आप यहाँ पर यू वाई की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, इसे करो जल्दी, लिख लो इसे, जल्दी नोट करो, फिर मैं आपको बाकी भी बताता हूँ। तो नोट इट, ओके। नोट कर लिया, बाकी लोग भी नोट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, गुड। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब आगे चलते हैं। अब दूसरा हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत इजी है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि इसको यहां से यहां तक गिरने में, जाने में कितना टाइम लगा। तो ये हो जाएगा हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो हम जानते हैं, देखो हम यहाँ पर हेल्प लेंगे। ऑब्जेक्ट यहां से गया था, अगर हम देखें तो यहाँ गया और यहाँ से आया, वर्टिकली देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल इसी लेवल पर रखा हुआ है ना, वापस लौट कर तो यही आ गया है। तो अगर मैं इसे एस वाई के लिए लिखूं, ठीक है, ओके। और ये जो जब यहां से यहां जाएगा, जिसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, उसमें टी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा यू वाई, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस 1/2 टी स्क्वायर। एक टी कॉमन निकलकर जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। और टी की वैल्यू हो जाएगी 2u/g। ठीक है, देखो आ गया, ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लीज नोट। ठीक है, ओके, आई थिंक यू हैव नोटेड। ठीक है, देखो अब अपन नेक्स्ट करेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, यहां से इसको यहां तक जाने में, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेंज कहते हैं। तो ये क्या होता है, हम इसमें यूज करेंगे यू एक्स। ठीक है, बट इसको निकालने का तरीका और भी आसान है। देखो हमें मालूम है कि टाइम कितना लगा, हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि रेंज इक्वल टू होगा यू एक्स टी, है ना। तो यू एक्स ये था 2u/g, और ये हमारा हो गया 2u/g। बच्चों अगर आप लोग ये फॉर्मूले, देखो डेरिवेशन तो मैंने बता दिया, अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो डेरिवेशन के चक्कर में मत रहना, याद कर लेना। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से बच्चों ने लिख लिया है। ठीक है, तो और मुझे बता देना जैसे नोट कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो दूसरी चीज बताता हूँ मैं। अब यहाँ देखो, गुड गुड वेरी गुड, अब यहाँ समझो। अब मान लो कि जब मोशन ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन इस टाइप का होगा तो अपन अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने मान लो यहाँ से फेंका यहाँ पर, तो अब अगर इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है या हमें वर्टिकल हाइट निकालनी है,
या हमें रेंज निकालनी है, तो आप कैसे करते हैं, इसका सिस्टम क्या है? देखो बच्चों, बहुत 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 सरल है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। अगर ऐसे केस में निकालना है तो देयर इज नो फॉर्मूला टू, मतलब आपको कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं, डू नॉट रिमेंबर एनी फॉर्मूला, डोंट रिमेंबर एनी फॉर्मूला, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे परेशान हो जाओगे। वैसे भी नेट एग्जाम में मैंने जितने फॉर्मुलेज आपको बता दिए उससे ज्यादा यूज होते ही नहीं है, ठीक है, नेट गेट जस्ट में, ठीक है। हालांकि अगर बाय द वे कभी ऐसा फंसा देता है आपको, तो कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है बताता हूं, ठीक है। ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमने इसको यहां की तरफ फेंका है, तो हम ऐसे में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लेते हैं, आप देख सकते हो x और y। अब इस केस में हमारे पास, अब हमें यहां पर क्या करना होता है, जैसे हमारा पार्टिकल ये है, सपोज दैट दिस द पार्टिकल। अब इस पार्टिकल में क्या होता है नीचे की, अब हमारा जो जी है वो तो आप समझ ही गए कि जी जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा जो जी है वो तो नीचे की ही तरफ लगता है। अब हम जी के ना दो कंपोनेंट्स बांट देंगे यहाँ पर, है ना। तो एक यहाँ पर अगर एंगल जो है आपका, बता देता हूँ कितना है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है ना, तो यहाँ जो एंगल बनता है दैट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल ये थीटा हो जाएगा, और एक एंगल हो जाएगा, और एक बनेगा इस तरफ, ठीक है। बता रहा हूँ मैं आपको कैसे कैसे करना है। तो ये आपका हो जाएगा जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। इसमें भी आप यही इक्वेशंस यूज करते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बस फर्क क्या पड़ेगा कि अब आपका जो ए एक्स है वो कांस्टेंट नहीं होगा, अब आपका ए एक्स हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा, और आपका जो ए वाई हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। डिड यू गॉट इट? बस इतना ही फर्क पड़ता है बच्चों, और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। डिड यू अंडरस्टूड दिस? आया समझे? इस इन फॉर्मुलेस का यूज कर कर आप सॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपसे प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, कि आपसे प्रॉब्लम में पूछ क्या रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा बस, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब काम आएगा, ठीक है, एवरीथिंग विल हेल्प यू। अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम आएगा, ठीक है, प्लीज नोट। पीडीएफ अलग से भी मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। सर ये एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन क्यों ले रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन धीरज, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, हमारा एक्स इस तरफ पॉजिटिव है और वाई इस तरफ पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स द मेन रीजन, ठीक है। एक्स की एक्सेलरेशन हमारे पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इट लाइक दिस, ओके, गॉट इट, ठीक है, इट्स इजी, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमारे पास सिस्टम ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो सपोज दैट नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया। अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया है तो आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक योर कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे किया है। अगर आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेते हो, और चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जैसा चाहो ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी ले लेता हूं तो मेरे पास अभी भी सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है, जी कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज जी साइन थीटा। अभी भी मेरा, अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, अभी भी मेरा ए वाई जो है, ठीक है, माइनस जी कॉस थीटा है, ठीक है, और मेरा ए एक्स जो है वो है माइनस जी, ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ पर एक बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि क्या होगा कि अगर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा हो जाता तो सर क्या करेंगे, है ना। दरअसल होता कुछ नहीं है बच्चों, आंसर उसमें भी आता है। जैसे आपने अगर ऐसा भी ले लिया ना, कि हमने यहां से फेंका और आपने कुछ ऐसा ले लिया, तो भी कुछ नहीं है, ऐसे केस में आपका ए एक्स जो है वो हो जाएगा प्लस जी साइन थीटा, ठीक है, और ए वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। समझ में आया? अगर आपने ऐसा ले लिया तो ऐसा हो जाएगा,
ठीक है। बाकी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? तो बच्चों जल्दी देख लो और बता दो मुझे, ठीक है। मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। ठीक है, बैक स्लाइड करना है, ये लो बैक कर दिया। प्लीज हैव ए लुक। डन। ठीक है जोश्री, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम आ जाते हैं हमारे पुराने वाले सिस्टम में। ठीक है, अब अपन लोग अभी क्या करेंगे, अब आपको हमने जो भी बताया है, अब आप लोग इस पर सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस पर सोचिए। मैंने इसके लिए कुछ चीजें लिखी थी, वो मैं यहाँ वापस से लिख दूंगा। ये था 2 u y g, r था 2 u x u y/g, और आपका जो h था वो था u y² / 2g। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको देखकर आप भी खुश हो जाओगे। u² sin 2θ/g। ठीक है, चलो देखो, इस फॉर्मूले में कुछ बात है, और ये बात क्या है बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल से फेंकता हूँ। ठीक है, कहाँ जाकर गिरेगा देखते हैं। ठीक है, u² साइन, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120/g। और सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा, पर जब साइन 120 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे लिख दो आप साइन 90+30/g, और ये आपका हो जाएगा u² sin 30/g, एंड दैट इज इक्वल टू हो गया r30। आपको मिला कुछ? मतलब आप 30 डिग्री से फेंक 60 डिग्री से फेंको, या आप 30 डिग्री से फेंको, ऑब्जेक्ट वहीं जाकर गिरेगा। दोनों ही केसेस में रेंज एक्चुअली में बराबर होती है। ठीक है, दोनों ही केसेस में रेंज बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पर आपका कहना है कि मैंने अच्छा cos 30 आ जाएगा, आपका कहना है। नहीं स्टूडेंट्स, हमारे ही हाथ कोई मिस्टेक हो गई है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ओके, आपका कहना सही है। ठीक है, बिल्कुल आपका कहना सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन सुधारते हैं फिर, अपने हाथ मिस्टेक जहां भी हुई है यहाँ पर। सो लेट्स राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें अपन लोग, इसे लिखेंगे इसको फिर लिखते हैं अपन लोग ऐसे 180 - 60 ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैं भी वही सोच रहा हूँ। 1 सेकेंड वेट स्टूडेंट्स, बट बात तो वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, रुक जाइए, एक काम करते हैं, एक जनरल रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, r90 - थीटा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा u² साइन 2 90 - थीटा/g। अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा u² साइन 180 - 2θ/g। अब आप लोगों को तो मालूम है कि इस रीजन में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 में जब चेंज आता है तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा u² साइन 2θ। और अब मुझे अपनी गलती भी पता चल गई है कि वहां हमने गलती क्या की थी, दैट इज r थीटा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ मैं गलती की। देखिए, मतलब आप अगर आप 30 डिग्री से थ्रो करते हैं तो 90 - 30 मतलब होता है 60 डिग्री। तो इस पर भी आपको सेम रेंज मिलेगा। आप 90 डिग्री से, मतलब आप 30 डिग्री से फेंकिए या आप 60 डिग्री से फेंकिए, आप वहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे हाथ मिस्टेक कहाँ पर हुई है,
वो मैं समझ गया हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो खैर ये एक जनरल रिलेशन है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे पर्टिकुलर वे में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है पूरा अब सॉल्व तो करूँगा तो टाइम लगेगा, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब इसको डिलीट कर देता हूँ। वैसे सॉल्व करने पर आ जाएगा, बट अब मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही टाइम लेगा। तो आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री से जो है फेंकिए, या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से फेंकिए, दोनों ही केसेस में जो रेंज होगी वो सेम होती है। ठीक है, रेंज इज सेम। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है। और अब मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ R30 इक्वल्स टू R60, R20 इक्वल्स टू R70, ठीक है, एंड R थीटा इक्वल्स टू R90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि याद रखनी है। ठीक है ठीक है, ओके, सो सर थीटा प्लस थीटा, ठीक है, ओके ओके। Now I'm going to give you a question, ठीक है, which you have to do right now. ठीक है, I will just give you questions one by one. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ये बात सही है आपकी। अब हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, आपका ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, व्हाट द आंसर यू आर गोइंग टू गेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। जिनका भी हो जाए आंसर बता देना। ओके, सो काफी बच्चों ने यहाँ पर आंसर्स दे दिए हैं। ऑप्शन ए पर सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज यूनिफॉर्मली एस्टिट्यूटेड एवरीवेयर। क्या है ना कि ए एक्स तो हमारा ऑलरेडी जीरो है, और हमारा ए वाई जो है वो ऑलरेडी है -g, सो इट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Two bodies are thrown with the same initial velocity at an angle theta and 90 minus theta respectively with the horizontal. ठीक है, then the maximum heights are in the ratio. ओके, तो बच्चों को लग रहा है सी आना चाहिए। ठीक है, मैं भी आपको बता दूं, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, सी इज द राइट आंसर। देखो, यहां पर बोला है टू बॉडीज आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स। तो मैक्सिमम हाइट जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो
देखो अभी तो हमने चलो मैं यहाँ करता हूँ सॉल्व, ठीक है। सो यू स्क्वायर, तो थीटा के केस में तो इतना ही आएगा। जब हम यहाँ करेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर 180 माइनस थीटा। अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड मेरे हाथ गलती हो गई, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है, ओ सर क्लास चल रहा है। ओके सूरज, हाँ मेरे हाथ वहीं गलती हो गई है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देयर इज अ साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों आप देख सकते हो कि छोटी सी गलती जो होती है, ठीक है, जो छोटी सी गलती होती है उसके पूरा कारण पूरा आंसर जो है गलत हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये गलती यहाँ पर मेरे हाथ भी हुई है, मैंने रेंज का लिख दिया था, ठीक है, मैंने रेंज का लिख दिया था, ठीक है। ये है इसका राइट फॉर्मूला, ठीक है। राइट फॉर्मूला ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। एक्चुअली में ये था यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो 90 माइनस थीटा पर क्या होगा, ठीक है। बच्चों होती है कंफ्यूजन फॉर्मूले में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे, तो इनका रेशो जो अगर आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। So just try to do this. The range of projectile at an angle theta is equals to half of the maximum range if thrown at the same speed. The angle of projection theta is. हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जब श्री फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, तुरंत डेरिवेशन कोई भी नहीं कर सकता है ना, तो दैट्स द मेन थिंग। अभी मैं स्टार्टिंग में कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अब इसके बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। आंसर आ गया धीरज का, क्या बात है धीरज। चलो तो मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, तो चलो मैं भी बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 डिग्री इज द राइट आंसर। इट्स इजी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज इफ थ्रोन एट द सेम स्पीड, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, गजब क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर मैक्स, ठीक है। तो आर जो होता है ये होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। मैं लिखता हूँ यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर मैक्स कितना होता है, अभी बैक कर देता हूँ, यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कर दो, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, और ये हमारा 1/2 है ना, तो साइन थीटा साइन 2 थीटा, वेट आ रहा हूँ मैं, क्या करेंगे अपन, साइन 2 थीटा, वेट, साइन 2 थीटा 1/2, 1/2 कितना होता है, साइन 30, ठीक है। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड दिस गिव्स थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्रीज, ठीक है।
I hope that it's well clear to all of you now. Next question. से करिए. Good, good, very good. Now try to do this. A ball is projected with a velocity 20 meter per second at an angle of horizontal. In order to have the maximum range, the velocity at the highest point must be. प्रिया, आज आप मॉर्निंग की क्लास में मुझे लगता है नहीं थे आज आप. एम आई राइट? आज आप मॉर्निंग की क्लास में नहीं थे. या अगर रहे भी होंगे तो शायद आपने कमेंट नहीं किया होगा फिर, है ना? ओके, सो लेट्स वेट. सर आज बाहर गए हुए थे. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, काम था. ओके ओके. आंसर्स आप लोग दे रहे हैं, ऑप्शन भी है. ओके प्रिया, कोई बात नहीं. ठीक है, ऑप्शंस दे रहे हैं आप लोग. ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या लिखा है आपने? ठीक है, धीरज का बी आया है. ठीक है बच्चों, वेट करते हैं. धीरज का बी आया है. ठीक है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है देखते हैं. लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सभी बच्चों को. तो मैं ही बता दूं लग रहा है आंसर फिर, है ना? चलो मैं बता देता हूँ फिर. ठीक है, देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी. करेक्ट है. देखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड at an angle to the horizontal. In order to have the maximum range, its velocity at the highest point must be. v इस u हमें दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और हमें क्या बोला है? इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स हमारा होता है यू स्क्वायर अपॉन जी. ठीक है, ओके. क्यों होता है आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी? क्योंकि आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो आपका साइन थीटा की वैल्यू को 1 कर दो तो आपको आर मैक्स मिल जाएगी, क्योंकि उसकी साइन थीटा की वैल्यू इतनी हो सकती है. अब इन्होंने क्या बोला है? इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम रेंज, ठीक है, द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी. तो बच्चों, हाई मैक्सिमम रेंज की कंडीशन ये है कि हमारा साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब साइन 90, है ना? मतलब थीटा शुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री. इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर यू वाई तो जीरो हो जाता है. ठीक है, मतलब वी वाई तो जीरो हो जाता है, और वी एक्स इक्वस टू होता है यू एक्स इक्वस टू होगा हमारा यू कॉस 45, सो दैट इज इक्वस टू हो जाएगा हमारा यू अपॉन रूट 2. ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा वेलोसिटी. तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वस टू होगा वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा यू. अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो बचेगा मेरे पास रूट अपॉन टू, मतलब 20 अपॉन रूट 2 इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 14. गॉट इट स्टूडेंट्स? आया समझ में? देखो, क्लियर है सभी को? देखो,
बहुत बढ़िया। अब बच्चों, थोड़ा सा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अभी ये सब तो 11th लेवल के क्वेश्चन थे जो अभी तक आप कर रहे थे। अब हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। और आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करेंगे, है ना, चिंता नहीं करना, थोड़ी बहुत हेल्प भी आपको मिल जाएगी। आ रहा है क्वेश्चन, मैं लोड कर रहा हूँ। सब नहीं किया था, अच्छा अच्छा। इसे करिए, और सर इनफ समझ ही नहीं था, अच्छा कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है टीफर 2013 का। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसे सॉल्व करने में, ठीक है। मैं पूरा हेल्प नहीं करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन समझाऊंगा बस। एक स्टोन है जिसे ड्रॉप किया जा रहा है टॉप ऑफ द टॉवर से, तो ये हो गया हमारा स्टोन, ठीक है, स्टोन, ठीक है। और फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर ऑफ 40 मीटर हाइट, 40 मीटर्स ऊपर है, ठीक है। एट द सेम टाइम द गन इज एम्ड टूवर्ड्स दिस, तो यहाँ पर हमारी एक गन है जो कि इसकी तरफ एम कर रही है, लाइक दिस। गन जो है इसकी तरफ एम कर रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। फ्रॉम द ग्राउंड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर, तो ये जो यहाँ पर जो टॉवर है, ठीक है, ये टॉवर जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द बुलेट इज टू हिट द गन, सॉरी, इफ द बुलेट इज टू हिट द गन इज, सॉरी क्या बोले, द बुलेट फ्रॉम द गन, सॉरी उल्टा ही बोल दिया ना। इफ द बुलेट फ्रॉम द गन इज टू हिट द स्टोन बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, मतलब इससे निकलने वाली जो बुलेट है वो यहाँ जाकर इससे टकराए और स्टोन भी उतने टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ दिस, कि ये इससे निकलने वाली गोली यहाँ पर पहुंच जाए और इसे टकरा जाए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से, अब आप सॉल्व करके देख लो बस। जिनका भी हो जाए मुझे बता देना, ठीक है, मैं जब तक आप भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ओके, समृति ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कुछ हद तक सॉल्व कर लिया है।
ओके चलो, आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर्स तो दिए हैं बट सही आंसर अभी तक किसी का आया नहीं है। हाँ, शिव कन्या का आंसर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ ये राइट आंसर ऑप्शन सी कैसे होगा। देखिए यहाँ समझिए, देखो हम यहाँ से स्टोन को छोड़ते हैं तो स्टोन यहाँ गिरेगा। गन को यहाँ इसकी तरफ पॉइंट आउट करके रखा था, ठीक है, जो कि गन इसकी तरफ एम कर रही थी यहाँ से। तो हुआ क्या, जब पत्थर को छोड़ा गया तो वो नीचे आने लगा, बट गन जो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पहुंचेगी, है ना। तो जितने टाइम पर ये पत्थर यहाँ पहुंचेगा उतने ही टाइम पर गन की गोली को भी वहीं पहुंचना है। तो दोनों का जो टाइम होगा वो सेम होना चाहिए, तभी यहाँ स्ट्राइकिंग हो सकती है, नहीं तो यहाँ स्ट्राइकिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। दोनों का जो टाइम है, टाइम ऑफ ट्रेवल है, दैट मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों का जो टाइम ऑफ ट्रेवल है दैट शुड बी सेम, तभी वहां पर कोलिजन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कोलिजन। तो मान लीजिए कि ये टाइम टी है, सपोज दैट दैट टाइम इज टी। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये अब कैसे करेंगे सॉल्व, इसे देखिए। तो मान लीजिए कि टी टाइम लगता है, सपोज दैट टी टाइम लगता है, ये टी टाइम हो गया। ठीक है, तो ये टी टाइम हम कैसे निकालेंगे बता देता हूँ मैं आपको। तो हमारा जो पत्थर है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अ, इसको आप ले लो एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 40 मीटर्स की गहराई है यहाँ पर। ठीक है, रिड्यूस किया गया है 0। ठीक है, और ये हो गया 1/, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, -9.8। ठीक है, ए टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, अगर मैं 10 ले लेता तो यहाँ सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 80/g ले लेता हूँ अभी इसको मैं। ठीक है बच्चों, इसको नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। रॉक स्टोन को नीचे आने में इतना टाइम लगेगा। अब स्टोन को तो अपन रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, स्टोन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बंदूक पर हमारा कंट्रोल है। अब इसकी स्पीड उतनी ही रखनी है कि टाइम ऑफ ट्रेवल इतना होना चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ देखो, तो मान लीजिए कि ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, कैपिटल टी हो गया। तो एस रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू यू कॉस थीटा, मान लीजिए एंगल थीटा है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो रेंज ये हमें कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 30। ये हो गया 80/g। ठीक है, u जो है वो हमें निकालना है, कॉस थीटा हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना आ रहा है बच्चों, ये आएगा 50। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा कॉस, इट विल बिकम 30/50। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से u की वैल्यू निकाल लीजिए और मुझे बताइए कि कितना आ रहा है आंसर। प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम हियर एंड लेट मी नो व्हाट्स द आंसर यू आर गेटिंग। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो बता देना मुझे। ठीक है, सॉल्व करिए और बताइए कि 17 समथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट शुड कम समथिंग 17, 17 कुछ आना चाहिए। अगर 17 आ गया तो आपका आंसर सही है, फिर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, चेक कर लो थोड़ा। आ गया, सो या 17.5 इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड। सो यही आपका आंसर है, 17.7 या 17.5, समथिंग लाइक दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बता रहा हूँ मैं आपको क्या है। ठीक है,
सर मैंने बुलेट के मोशन को स्ट्रेट, यही तो बारीकियां होती हैं क्वेश्चन की। मैं आपको आज असाइनमेंट्स दूंगा, आप लोग आज असाइनमेंट्स कर लेना, ठीक है। जब आप असाइनमेंट्स करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ होता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है टीफर 2016 का। टीफर 2016 बैक करना है, ये बैक हो गया। ठीक है प्रिया देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ठीक है। अब इस पर सोचिए आंसर क्या आएगा। बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ते भी चलना। एन एयरक्राफ्ट जिसका वजन 12,000 kg है, तो ये हमारा हो गया एयरक्राफ्ट। वेरी गुड वेरी गुड। मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगा। वन सेकेंड, लेट मी, ओके फाइन। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है। सो एयरक्राफ्ट इज लाइक दिस। मेरे को लग रहा है मछली बन गई, सॉरी। रुक जाइए, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। सो ठीक है, ओके, इस बार मछली नहीं बनने दूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ठीक है, ओके। एंड नाउ दिस इज लुकिंग लाइक एयरक्राफ्ट दिस टाइम, ठीक है। नाउ सी, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसका वजन काफी ज्यादा है, मास एम है, ठीक है। सर बस आप डायग्राम अच्छे बना। ठीक है बच्चों। सो व्हेन अनलोडेड इट व्हेन अनलोडेड मतलब जब उस पर कोई वजन नहीं होता है तब की बात कर रहे हैं। इज ऑन रिलीफ मिशन कैरिंग 4,000 फूड पैकेट्स वेइंग, ठीक है। इसके अंदर 4,000 फूड पैकेट्स हैं और ये एक राहत कार्य में चल रहा है, ठीक है, राहत बचाव कार्य चल रहा है, ठीक है। और एक पैकेट का वजन 1 किलो है, ठीक है। द प्लेन इज ग्लाइडिंग हॉरिजॉन्टली विथ इट्स इंजन ऑफ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इंजन ऑफ है और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो है 540 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ठीक है। AMPH, ठीक है। When the food packets are dropped, assuming that the horizontal air drag can be neglected, तो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई एयर ड्रैग नहीं है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कीप्स मूविंग, वन फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड एट एवरी 1 सेकेंड, तो हर 1 सेकेंड में एक फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो 2 फूड पैकेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर जब ये आगे जा रहा है तो फूड पैकेट स्टॉप करता जा रहा है, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि फूड पैकेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फूड पैकेट्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फाइन, जो भी आंसर हो बताइए। ठीक है, बी लग रहा है।
फिर मैं बताऊंगा आंसर क्या है, ठीक है। पहले तो आप ट्राई कर लो अपने तरफ से। ठीक है, चलो मैं अब बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो क्यों है मैं बताता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। अब काफी इस बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जो हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, इसका इंजन ऑफ है। इंजन ऑफ का मतलब आप समझ रहे हो, इंजन ऑफ का मतलब ये है। सर साइलेंट क्यों है, कैसे स्टेच्यू? नहीं नहीं, मैं साइलेंट नहीं हूँ। एक्चुअली में वो क्या हो गया, आपका नेट डिस्टर्ब हो गया होगा, ठीक है। इंजन ऑफ का मतलब ये है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिसके कारण वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर एयर ड्रैग भी जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर एयर का ड्रैग भी जीरो कर दिया है, ठीक है। अब इसकी स्पीड जो हमें दी गई है, ठीक है, 540 किलोमीटर, मतलब हो गया 10 की पावर 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में होते हैं 60 × 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर आता है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करता है? हमने आपको वेलोसिटी की फिजिकल मीनिंग बताई थी। वेलोसिटी की फिजिकल मीनिंग याद करो, बताया था मैंने कि 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितना किलोमीटर ट्रेवल, कितने मीटर ट्रेवल करता है, 150, ठीक है। फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 150, फिर अगले 1 सेकेंड में 150 मीटर। इस तरह से ये क्या है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब यार देखो, कोई एयर ड्रैग नहीं है, तो क्या होगा, जब पहला वाला पैकेट ड्रॉप किया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ कहीं गिरेगा, दूसरा वाला भी यहीं कहीं गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है। गॉट इट? क्योंकि ए एक्स हमारा जीरो है ना, तो हमारी जो स्पीड रहेगी वी एक्स, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो स्पीड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है, ठीक है, यही फुट पैकेट्स की स्पीड होगी, तो वो 1 सेकेंड में 150 मीटर ही कवर करेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी के सिर में लग जाए तो यहाँ वहाँ हो जाए पैकेट, तो एक अलग बात है। बट अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तो यही रहेगा। तो फुट पैकेट्स के बीच में जो है डिस्टेंस 150 है। वैसे मैं एक बात बताऊं ना, अगर 1 kg का फुट पैकेट अगर किसी के सिर में पड़ा ना, तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ठीक है। इतना मतलब काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हो जाएगी ऊपर से गिरते। 1 किलो बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, ठीक है। सिर ही फूट जाएगा उसका तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब क्या है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें से जो आगे जो क्वेश्चंस आए हैं वो कोलिजन से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है। कोलिजन तो आप जानते हो, कोलिजन से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है। तो मैं इन क्वेश्चंस को फिलहाल मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अभी करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट्स यूज जो होंगे इन चैप्टर के, तो वो उनमें आप थोड़ा परेशान हो जाओगे। इसलिए फिलहाल में हम इन क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, एक्शन के, कोलिजन के, ठीक है। एक्शन क्या होता है, एस इक्वल्स टू एल डी टी होता है, जहां एल लैग्रेंजियन होता है, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चंस को फिलहाल के लिए अभी स्किप करूंगा, कोलिजन के और एक्शंस के। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन ही पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ रहा है, ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा। तो सर पता, सर बच्चे नहीं, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस कम ही होते हैं जिनमें एक कॉन्सेप्ट लगा दो और सॉल्व हो जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस कम ही मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या रहते हैं, मिक्स्ड अप रहते हैं, ठीक है। टीफर 2012 का क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ सर, फिर तो उसका मास चेंज होगा ना जब गिरेगा तो। हाँ बिल्कुल सूरज, बट वो कंसीडर नहीं करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
हमें वो चीज़ कंसिडर नहीं करना। बिल्कुल श्योर, आप सही बोल रहे हो, जब मास डिक्रीज होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, बट वो सब हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला, एक हाई वेलोसिटी मिसाइल ट्रेवलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन विद द काइनेटिक एनर्जी 30 गीगा जूल्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स इन ए फ्लाइट एंड ब्रेक्स इनटू टू पीसेस ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है। देखो बता देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो गई मिसाइल, ठीक है, ओके। इसका जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो दिया है 3 गीगा जूल्स, ठीक है। इसका कुछ मास मान लो जो एम है, ठीक है, ओके। इट ब्रेक्स इनटू द टू पीसेस ए एंड बी, तो ये दो पीसेस में टूट जाता है, ठीक है, ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है, दोनों की मास बराबर है, ठीक है। ए फ्लाइज ऑफ इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ये था, तो ए ये हो गया m/2। इसका जो मोमेंटम है, पहले वाले का मोमेंटम कुछ भी मान लो जो आपको मानना हो, p1 मान लिया मैंने, इसका मोमेंटम मान लो ये p1 डैश हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप ले लो द स्ट्रेट लाइन पासिंग एंड द काइनेटिक फाउंड टू बी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना के ए दैट इज 2 गीगा जूल्स, ठीक है। फिर इसके बाद बोले तो ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इफ द ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड फॉर सच हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल, इट फॉलोज दैट द अदर पीस बी फ्लू ऑफ द डायरेक्शन, तो दूसरा वाला जो पीस है ना वो ऐसा कहीं निकला है, ठीक है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। सो इट फॉलोज दैट द अदर पीस बी फ्लू ऑफ इन अ डायरेक्शन, तो इसका भी मास m/2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें अलग से नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला इट फॉलोज दैट द अदर पीस बी फ्लू ऑफ इन अ डायरेक्शन, तो आपको एंगल निकालना है, ठीक है। अब करूँ, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, इजी है, कर लोगे। इसके मोमेंटम को आप कुछ और भी मान सकते हो, जैसे इसके मोमेंटम को आप मान सकते हो से p2 डैश ले लो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब सॉल्व कर कर बताओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ लगेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो, और ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सोचो कैसे करोगे, टीफर 2012 का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल लिखा है, मिसाइल भी लिखा है यहाँ पर कहीं कहीं पर। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट्स दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ज़्यादा है नहीं कुछ, ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। बाकी आप असाइनमेंट से कर लेना, सो आई वॉन्ट बी स्ट्रेचिंग द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स इजी टॉपिक। जिसका हो जाए मुझे बता देना। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर मुझे ये इंग्लिश का पैसेज लग रहा है किसी और, आपने मेरे मन की बात छीन ली है सूरज, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, मुझे इसीलिए टीफर वाले लोग पसंद नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन में इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी चाहिए, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश का पेपर देने बैठ गया हूँ, डायग्राम तक नहीं बनाया क्वेश्चन। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं अब आंसर बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। शुड आई टेल यू द आंसर, या कर रहे हो आप, वेट करूँ मैं बता दूँ। ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक, अच्छा समृति वेट करना है, चलो मैं वेट करने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है, आई एम रेडी टू वेट।
हाँ हाँ समृति, करो करो करो। एंगल पता लगाना है, एंगल। ये 90 डिग्री का है। ऑप्शन ए आ रहा है सर। आज आप पी वाई क्यू रिलेटेड क्वेश्चन ओनली टी पर ही करा रहे हो, जिसमें कि सुनते ही डर सा लग रहा है। प्रिया, आज आपके मुख से ये बात सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा वो भी लग रहा है। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। ठीक है। एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूँ मैंने बाकी एग्जाम से क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए हैं, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो कोलिजन और एक्शन से रिलेटेड है। तो उसके लिए मुझे आपको पहले कोलिजन पढ़ाना पड़ेगा और फिर मुझे आपको एक्शन पढ़ाना पड़ेगा। सर सर ये टॉपिक अदर देन एंट्रेंस में, ये गेट में आया है क्वेश्चन। ठीक है, गेट में आया है और टीफर में आए हैं पीवाईक्यूज बस। ठीक है, बाकी नेट में नहीं आया है आज तक। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन जेस्ट में नहीं आया है, इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, इसीलिए बट गेट के जो क्वेश्चंस है वो कोलिजन और एक्शन से रिलेटेड है, तो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स द थिंग। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट डू इट राइट नाउ, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू डू। तो इसका राइट आंसर आपने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। करेक्ट। समृति, वेरी गुड। हाँ गेट में आया है, बट मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो एक्शन से रिलेटेड है, तो अभी लैग्रेंजियन जब पढ़ोगे तब कराऊंगा। ठीक है, देखो, मैं अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। ठीक है, करेक्ट अनिकेत। ठीक है, देखो ये हमारा प्रोजेक्टाइल, ये हमारा मिसाइल था। इसकी काइनेटिक एनर्जी है 3 गीगा जूल्स। इसका मोमेंटम मान लीजिए p है, तो मोमेंटम होता है 2 m के। हाँ तो पढ़ोगे ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 m। ठीक है, सॉल्व करने पर हो जाएगा 6 m गीगा जूल्स। गीगा 6 m गीगा जूल्स। ठीक है, चलो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ये जो प्रोजेक्टाइल है ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये दो पीसेस में बढ़ जाता है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है एक इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब क्योंकि यहाँ पर सारे फोर्सेस इंटरनल हैं, दैट इज द मेन रीजन कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, इसका मास m है, इसका मोमेंटम मान लीजिए p1 है, इसका मोमेंटम मान लीजिए p2 हो गया। ठीक है, और इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा m/2, और इस साइड जो निकल कर गया इसका मास हो जाएगा m/2। ठीक है, अब चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे तो ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है, ये है हमारा, तो मैं इसे सिंपली पी लिख देता हूँ, अभी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आएगा P2 cos थीटा। ठीक है, अगर मैं y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ तो ये होगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी इनिशियल इनिशियल मोमेंटम जो है वो y डायरेक्शन में है ही नहीं, क्योंकि वो तो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। और यहाँ पर हमारे पास है P2 साइन। सर आपको कोल्ड हो गया? हाँ मनीषा, अब तबीयत पहले से बेटर है। ठीक है, कल ज़्यादा खराब थी, आज तो थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस P1। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है,
क्या करता हूँ मैं, यहाँ से P1 को लिख लेता हूँ तो P1 हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच मनीषा। ठीक है, अच्छा था कि जिस दिन मेरा लीव था उसी दिन ऐसा हुआ। ठीक है, मेरी तबीयत फीवर आया था। ठीक है, नहीं तो मुझे लीव रखना पड़ता फिर उस दिन। ठीक है, अब मैं इक्वेशन वन को, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है तो इसे इक्वेशन वन बोल दो, इसे इक्वेशन टू बोल दो। हम इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, किसको डिवाइड, लेट्स डिवाइडेड बाय, तो यहाँ रख लो P1 और यहाँ रख लो P। ठीक है, तो ये अपना हो रहा है बच्चों, ये तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं P1 की वैल्यू रख देता हूँ, तो P1 है हमारा, इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 2 गीगा जूल्स। तो ठीक है, विद्युत का कमेंट आया। ठीक है, विद्युत ने शायद टेलीग्राम में कमेंट किया। ठीक है, तो ये इसका मोमेंटम P1 हो जाएगा √2m 2 गीगा जूल्स। ये हो जाएगा गीगा जूल्स। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, और यहाँ पर मास इसका m/2 है। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 4m/2 गीगा जूल्स। P1 की वैल्यू रख दी है, P2 की है 6m गीगा जूल्स। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें बचेगा 1/√3, एंड दैट इज इक्वल टू 1030। ठीक है, और दैट विल बिकम, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के मैं बाकी क्वेश्चंस आप लोग को असाइनमेंट्स में दे देता हूँ, आप लोग कर लेना। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं एक बार बता देता हूँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लॉज ऑफ मोशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, वो अपन लोग कल करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। असाइनमेंट्स में मैं दे दूंगा सारे क्वेश्चंस जो प्रोजेक्टाइल मोशन के आए थे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी मैं दे दूंगा असाइनमेंट्स में आपको, वो गेट के हों या वो किसी भी एग्जाम्स के हों। भले मैंने उन्हें क्लास में नहीं कराया है, बट आप उन्हें असाइनमेंट्स में देख सकते हो। ठीक है, इसमें अंक सूरज कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप देख लो। ये कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, मास से मास कट जाएगा, गीगा जूल से गीगा जूल्स कट जाएगा। ठीक है, थैंक यू अनिकेत। ठीक है, सो बच्चों क्लास यही खत्म होती है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू, बाय।